रहबर के फरमान पे जान भी कुर्बान है। ईरान की सड़कों पर भारत के लोग, भारतीय समुदाय के लोग हाथ में तिरंगा लिए, कुछ जुबान में ये बातें लिए जब उतरे तो पूरी दुनिया में, खास तौर पर भारत में भी इसकी चर्चा होने लगी। दोस्तों, क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये युद्ध अब बहुत ज्यादा निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है? एक ऐसी स्थिति जिसमें चाहकर या ना चाहकर भी पूरी दुनिया इसके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे इफेक्ट हो रही है। ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, इस पूरे मामले में अब तक अपडेट क्या चल रही है ये भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त जो एक वीडियो है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वायरल है, वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो सुप्रीम लीडर खामेनी साहब के बाद जो नए सुप्रीम लीडर थे उनका जो नाम का ऐलान हुआ था उसके बाद का ही बताया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जो लोग वहां पर सड़कों पर उतरे उनके हाथ में तिरंगा है और ये जो सड़कें हैं ये ईरान की बताई जा रही हैं। ये जो वीडियो शेयर किया है दोस्तों, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद मुर्तजा ने शेयर किया है। उन्हीं के वॉल से मैंने ये वीडियो उठाया है। ये देखिए, इसमें एक्स हैंडल में अपने सोशल मीडिया एक्स पे उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है और इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि ईरान में भारतीय समुदाय। इसके साथ ही डॉक्टर मुर्तजा ने पोस्ट में यहाँ पर ये भी लिखा है दोस्तों कि ये प्रदर्शन कौम शहर में हुआ है, जो तेहरान है उससे करीब 150 किलोमीटर दूरी, दक्षिण की दूरी में 150 किलोमीटर के आसपास एक शहर है कौम, वहाँ पर ये प्रदर्शन हुआ है। और ये प्रदर्शन जो है दोस्तों वो भारतीय समुदाय के लोगों ने किया है। दोस्तों, बहुत बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पर रहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं ईरान और भारत के संबंध खराब कभी भी नहीं रहे, कभी ऊपर नीचे होता रहा संबंधों में, लेकिन कभी कड़वाहट नहीं रही इन संबंधों में। लेकिन खामेनी साहब को जिस तरह से मारा गया इजराइल और अमेरिका ने, उसके बाद भारत में इसका बहुत ही ज़बरदस्त विरोध देखने को मिला। कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में, दिल्ली, लखनऊ, बहुत बड़े लेवल पर मुस्लिम समुदाय, शिया समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। मतलब सिर्फ शिया समुदाय नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। इनफैक्ट दोस्तों, बहुत से ऐसे नॉन मुस्लिम लोगों ने भी इसका विरोध किया। एम्बेसी में, मतलब ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली में, वहाँ लाइन लग गई लोगों की अपनी जो कॉन्डोलेंसेस है वो लिखने में। ये बताता है कि ईरान और भारत के किस तरह के संबंध हैं। और ये वीडियो उसका एक इशारा है दोस्तों कि ये जो लोग हैं अपनी पहचान छुपा नहीं रहे। ये देखिए, इनके हाथ में तिरंगा है, हाथ में तिरंगा लेकर ये लोग ईरान की सड़कों पर उतर रहे हैं और जो नारा ये लगा रहे हैं, जरा आप नारे को सुनिएगा, नारा लगा रहे हैं, रहबर के फरमान पर जान भी कुर्बान है। रहबर के फरमान पर जान भी कुर्बान है। दोस्तों, रहबर मतलब जो नए सुप्रीम लीडर हैं खामेनी साहब के बेटे, उनके फरमान पर जान भी कुर्बान है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो ईरान के है भी नहीं, जो वहाँ भारतीय लोग हैं। दोस्तों, भारतीय लोग वहाँ पढ़ने के लिए भी जाते हैं और इसके अलावा बहुत से वहाँ पर कामकाज भारतीय लोगों के हैं। तो यहाँ पर वो लोग एक तरह से ईरान में अपनी एकता दिखाने के लिए, इस युद्ध में ईरान को जो भी नुकसान हुआ है उसमें अपनी भागीदारी दर्ज कराने के लिए एक तरह से मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं ये उनके साथ है। दोस्तों, ये जो वीडियो है, हालांकि इस वीडियो की मैं सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकती क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया के ही भरोसे सब कुछ आ रहा है दोस्तों, इजराइल से भी और ईरान से भी। इनफैक्ट ईरान से तो वीडियोज़ आ रही है, इजराइल से तो वीडियोज़ भी नहीं आ पा रही, वहाँ इतना ज़्यादा सेंसर है मीडिया का। लेकिन अगर ये वीडियो सच्चा है दोस्तों तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये बोलते हैं कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया तो यहाँ के लोग क्यों छाती पीट रहे हैं, यहाँ के लोग क्यों रो रहे हैं। यहाँ तो जो हो रहा है सो हो रहा है दोस्तों, वहाँ जो भारतीय हैं वो भी ये नारे लगा रहे हैं कि रहबर के फरमान पर जान भी कुर्बान है। ये बताता है कि ईरान और भारत एक दूसरे के साथ किस हद तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये किसी देश के बीच के संबंध का मामला नहीं है, ये लोगों के बीच के संबंध का मामला है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है। ये तो हो गया दोस्तों इस वीडियो की बात। वहीं दूसरी ओर जो हालात ईरान में हैं दोस्तों, उसके बाद एक डर पैदा हो गया है। डर ये कि क्या अब एक ऐसे मोड़ पर ये वॉर युद्ध आ चुका है जिसके बाद कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, ये बात इसलिए कही गई क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं अली लरीजानी को मारने का ऐलान, मतलब उनको मार दिया गया है। ये ऐलान पहले इजराइल द्वारा किया गया और उसके बाद ईरान ने भी इसको कंफर्म किया है। और दोस्तों, इस घटना के बाद ईरान का जो जवाब आया है वो एक तरह का खौफ पैदा करता है पूरी दुनिया में, क्योंकि दोस्तों ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची ये पूछा गया कि अब इस पूरे मामले में किस तरह से इस युद्ध को कहाँ जाते हुए देखते हैं, तो दोस्तों उन्होंने कहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची वार्न्ड दैट द रिपरकशंस ऑफ वॉर इज द मिडिल ईस्ट हैव ओनली बिगन। मतलब ये जो
युद्ध के बाद के जो हालात हैं, जो नतीजे हैं, वो तो अभी आने शुरू हुए हैं मिडिल ईस्ट में, एंड विल हिट एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ, फेथ और रेस। अब वो सबको हिट करेंगे। मिडिल ईस्ट में जितने लोग हैं, वो चाहे किसी भी वेल्थ के हो, किसी भी रेस के हो, या फिर दोस्तों किसी भी फेथ के हो, हम सबको हिट करेंगे। दोस्तों ये बेसिकली अगराची जो है, ये मिडिल ईस्ट के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए बोल रहे हैं। और ये ग्लोबल रिपरकशंस आप देख भी रहे हैं, पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट है। दोस्तों तेल का तो अभी तक भारत में संकट नहीं है, लेकिन गैस का तो संकट है। अब सरकार इसको कुछ भी बोले, अफवाह, लेकिन सच्चाई है कि गैस का संकट है, और एक बहुत ही बड़ा संकट है। और लंबे वक्त तक अगर ये चलता रहा तो न जाने कैसे लोगों के घरों तक एलपीजी पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी नहीं पता है। और आज नहीं तो कल अगर तेल का संकट भी खड़ा हो गया तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ दोस्तों, अली लरिजानी को जिस तरह से मारा गया, इजराइल और अमेरिका भले ही इसको अपना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के तौर पर दिखाए, बट एक्चुअली में ये एक बहुत बड़ी क्षति है इस पूरे युद्ध में। जो ये चाहते हैं युद्ध समाप्त हो, उस लिहाज से दोस्तों अली लरिजानी जो हैं, ये उन लोगों में से थे जो जिनसे आप बात कर सकते थे, जो युद्ध को खत्म करने के प्रयासों में ईरान की तरफ से, ईरान के एस्टैब्लिशमेंट से बात कर सकते थे कि चलिए बातचीत करते हैं, चलिए कुछ ऐसा एक मसौदा निकालते हैं जिससे ये पीस आए। दोस्तों अब लेकिन ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ को मारकर इजराइल और अमेरिका ने ऐसे लोगों में भयानक कमी पैदा कर दी है ईरान के अंदर जो कट्टरपंथी नहीं है। दोस्तों अगर देखा जाए तो बेसिकली ईरान का जो पूरा अब सत्ता है वो कट्टरपंथियों के हाथ चली गई है, और ये कट्टरपंथी शुरुआत से ही अमेरिका से बातचीत करने के खिलाफ रहे हैं। और दोस्तों जिस तरह से अली लरिजानी की हत्या की गई, ऐसे लोगों को और मौका मिल गया ईरान में कहने का कि देखिए हम तो कहते ही थे अमेरिका से बात करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता क्या है दोस्तों, जब युद्ध में आप इतने बड़े बड़े पदों में बैठे हुए लोगों को मार देंगे तो आप सामने वाले को संदेश क्या दे रहे हैं? आपने एक देश के सुप्रीम लीडर को मार दिया, उनके पूरे परिवार के साथ वो थे तब उनको मार दिया। ऐसा नहीं कि वो बंकर में छुपे हुए थे, वो बंकर में नहीं थे, वो अपने स्ट्रैटेजिस्ट के साथ मीटिंग ले रहे थे, तब उनको मार दिया। उनकी टॉप लीडरशिप पूरी ईरान की खत्म कर दी, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो। और जो कुछ लोग वहां बचे हुए जिनसे कम से कम पूरी दुनिया बात कर सकती थी, उनको रीच आउट कर सकती थी, आप एक एक करके उनको न केवल मार रहे हैं बल्कि मारने के बाद उनकी फोटो जारी करके बता रहे हैं देखिए एलिमिनेट कर दिया। व्हाट इज दिस एलिमिनेशन? अगर आप किसी एक देश की सरकार के बड़े पदों में बैठे हुए या अलग अलग अथॉरिटीज में बैठे हुए लोगों को मारना एलिमिनेशन कहते हैं, तो फिर आप उस पद को भरेंगे कैसे? दोस्तों अली खामेनी के बाद अली लरिजानी की मौत दूसरी बहुत बड़ी क्षति थी ईरान के लिए। अब ईरान में आगे क्या होगा हमें नहीं पता है। तो अल्टीमेटली दुनिया का कोई भी युद्ध है दोस्तों, कोई भी युद्ध, बातचीत तो करनी पड़ती है। 20 साल अमेरिका लड़ा है अफगानिस्तान में, 20 साल तालिबान से, अंत में तालिबान से बातचीत करनी पड़ी, सब कुछ उसको सौंप कर आना पड़ा। और दोस्तों अमेरिका पर जिस तरह का दबाव है, मैंने आज सुबह आपको एक खबर दिखाई है, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोसेफ केंट ने न केवल इस्तीफा दे दिया बल्कि अमेरिका के लोगों को, पूरी दुनिया को बताया कि ये जो वॉर है ये इजराइल के कहने पर अमेरिका ने शुरू किया है। तो अमेरिका के अंदर ट्रंप प्रशासन में भी जबरदस्त तरीके से मतभेद देखने को मिल रहे हैं। उनके खुद के अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं बीच युद्ध में, कहकर कि हमारा ये युद्ध नहीं है। एक तरह की बगावत ही तो है ये अपने प्रशासन से, अपने प्रेसिडेंट से युद्ध चल रहा है और एक अधिकारी उनको सुनाते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। और दोस्तों उसके बावजूद भी युद्ध खत्म करने की बजाय अमेरिका और इजराइल क्या कर रहा है, ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दोस्तों वो ये नहीं समझ रहे कि ईरान में इतने हमले करने के बाद में ना तो ईरान चुप हुआ, ना ईरान के हमलों में कमी आई है, ना ईरान में रिजीम चेंज हुई है, ना ईरान के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो अगर ये सब कुछ अगले 15 दिन और चलता रहा, पूरी दुनिया में क्या हालत होगी? यूएस छोड़िए, पूरी दुनिया में एक भयानक आर्थिक मंदी का डर है। दोस्तों आर्थिक मंदी से तो शायद अर्थव्यवस्थाएं बाहर भी आ जाएं, लेकिन क्या गारंटी है इसकी कि वो ईरान जो लगातार मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बना रहा है, उसके निशाने वो झेलते रहेंगे? भाई 20 दिन होने को है युद्ध को, 20 दिन हो जाएंगे 1-2 दिन बाद। तो मिडिल ईस्ट के लोगों का भी तो कोई सब्र का बांध है कि भाई बहुत मिसाइलें झेल ली, बहुत ड्रोन झेल लिए, अब हम ईरान के और ड्रोन नहीं झेल सकते। और अगर भगवान न करे, मैं हाइपोथेटिकली कह रही हूं, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया ईरान पर, तो एक रीजनल वॉर से ये अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाएगी पूरी दुनिया में। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके मजे अमेरिका लेगा, वो हथियार बेचेगा उसके बाद एक नए देश को, लेकिन पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया 2 देशों ने। किसने? इजराइल ने और अमेरिका ने। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो रुकने को तैयार नहीं, और पूरी दुनिया में कोई वर्ल्ड लीडर नहीं है, कोई विश्वगुरु लेवल का नेता नहीं है जो
इन दो नेताओं से कह सके कि बस अब बहुत हुआ। दोस्तों, नाटो के देशों ने अमेरिका को अकेले छोड़ दिया, उनके खुद के सांसद, उनके खुद के अलग अलग राज्यों के गवर्नर उनको लताड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी अमेरिका और इजराइल अगर नहीं रुका तो बिल्कुल भी आप सोचिए पूरी दुनिया को कहां धकेलने को तैयार हैं लोग। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।